कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी। फूंक देगी ना उम्मीदियां ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम सेवर एसएससी। सो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के जीएस के 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस। जब भी आप वर्ड सुनते हो एनालिसिस, तो आपको दो चीजें समझ आती हैं। या तो कोई क्वेश्चंस के आंसर्स बताएगा या उन आंसर्स के पीछे का कॉन्सेप्ट बताएगा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो टॉपिक आपने कभी सुना ही नहीं, तो तब आप एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में कई सवाल ऐसे आते हैं जो हमने पहले कभी देखे नहीं होते, जिनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें नहीं होती। तब हम क्या करेंगे? क्या हमें छोड़ देना चाहिए? क्या हमें गलत टिक करना चाहिए? क्या हमें तुक्का लगाना चाहिए? ये सभी चीजों का जवाब आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में हम जानेंगे 25 क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, जीएस में सवालों को कैसे देखा जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझी जाती है और ऑप्शंस के बिहाफ पे कैसे सही किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद अशोकन पिलर साइड्स। अब दो तरीके के बच्चे होंगे। एक बच्चा सोचेगा अशोकन पिलर साइड्स के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मुझे ये छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा बच्चा सोचेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा लेकिन मैं इसके ऑप्शंस एक बार जरूर देख लेता हूँ। तो आपको बनना है सेकंड वन। हमें जरूरी नहीं होता कि पूरा क्वेश्चन हमेशा आता हो, ये बात ध्यान रखें। इसके चारों ऑप्शंस देखते हैं एक बार, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ऑप्शन फोर्थ है अमरावती। क्या अमरावती मध्य प्रदेश में है? नहीं, आंध्र प्रदेश में है। सांची उड़ीसा में है? नहीं, मध्य प्रदेश में है। सारनाथ गुजरात में है? नहीं, यूपी में है। तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा क्या? ऑप्शन ए लौरिया नंदनगढ़ बिहार, यही इसका राइट आंसर है। मिल गया आपको आंसर। अगर आपने अशोकन पिलर्स के बारे में नहीं भी पढ़ा, लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेसिक लोकेशन तो जरूर पता होंगी। उसके ब्याज पे आपने क्वेश्चन ठीक कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरल लेवीज आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स। अब ये जो सवाल होते हैं इस टाइप के, जिसमें कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता, तो पहली काम आपको करना है कि इसको एक बार हिंदी में जरूर पढ़ना है। उनमें कई बार उन टर्म्स को हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है जिस तरीके से हमें अपना आंसर ढूंढने में आसानी हो जाती है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसी सवाल को एक बार हिंदी में जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसके कीवर्ड्स उठाएंगे। इसका कीवर्ड क्या है? नेचुरल लेवीज। अगर आपने लेवी वर्ड पढ़ा है, तो लेवी का मतलब होता है किनारा, ऊंची दीवार या बाउंड्री। नेचुरल का मतलब क्या हो गया? जो नेचुरली फॉर्म हो रही है। जब किसी बड़ी नदी या किसी बड़ी नदी में फ्लड आता है, तो नदी का पानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को, सेडिमेंट्स को बहा कर लेके आता है। जैसे ही पानी नदी के किनारे से बाहर निकलता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब स्पीड कम होती है तो मिट्टी जो है वो किनारों पे जमने लगती है। उसी को बोल देते हैं डिपोजिट्स। ठीक है, डिपोजिट होने लगती है। बार बार बाढ़ आने से किनारे पर मिट्टी इकट्ठी होने लगती है और नेचुरल एक ऊंची बाउंड्री बना देती है, जिसको बोल देते हैं नेचुरल लेवीज। सही बात है। यानी कि शॉर्ट में बात करें तो नेचुरल लेवी का काम है एक नेचुरल बाउंड्री बनाना, जो मिट्टी को साइड करके बना देती है मिट्टी से। अब देखो, एरिड डेजर्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2021 अंडर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू बूस्ट क्रॉस बॉर्डर स्टार्टअप कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। सवाल बोल रहा है 2021 में इंडिया की ब्रिक्स चेयरमैनशिप के दौरान देशों के बीच स्टार्टअप्स में आपस में मिलकर काम करने की और नई इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी इनिशिएटिव यूज की थी, क्या इनिशिएटिव था वो। अब इस सवाल को देख के कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर तो हमने पढ़े ही नहीं। बट आपको ऐसे सवालों में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल आपको साथ में आंसर्स लेके आते हैं आपके लिए। सवाल में से सबसे पहले आपको उठाना है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? स्टार्टअप कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। इसी कीवर्ड से मिलते जुलते आपको ऑप्शन ढूंढने, दो ऑप्शन आपको मिल गए, ब्रिक्स इनोवेशन पैक्ट और ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। आप कंफ्यूज हो गए, 50-50 हो गया है तो। लेकिन अब एक बात बताओ, इनोवेशन तो एक कैटेगरी हो गई ना पूरी, लेकिन इनोवेशन में भी स्पेसिफिक कर दिया इसने, स्टार्टअप इनोवेशन। तो सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा आंसर होगा आपका? ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता था? नहीं पता था। क्या आपने इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था पहले? नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी आपने सही किया। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजी। सभी सवाल सभी लोगों को नहीं आते होते, ये बात समझिए। और जरूरी भी नहीं है कि हमें सब आता हो, हमें जरूरी है कि हम सही अप्रोच यूज करें, सही वे यूज करें। सवाल में एग्जामिनर आपको खुद आंसर्स दे रहे हैं, एग्जामिनर बोल रहा है आंसर्स ढूंढो आप, ठीक है। तो हमें वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, हमें वही काम करना है जो एग्जामिनर हमसे करवाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट्स अबाउट द नीरज चोपड़ा स्टोरी द मैन हु मेड हिस्ट्री आर करेक्ट। ऑप्शन वन है, इट डिटेल्स नीरज ट्रेनिंग माइंडसेट एंड चैलेंजेस। ऑप्शन टू है, मतलब सेकंड लाइन है, इट वाज रिटन बाय हिज फॉर्मर ओलंपिक कोच। अब देखते हैं, देखो ऐसे सवाल जो होते हैं ना, इसमें जब आपको कोई चीज स्पेसिफिक कर दे, जैसे कि इसमें स्पेसिफिक कर दिया फॉर्मर ओलंपिक कोच, ठीक है। आप एक बात बताओ, इसके नाम में हमें पता चल रहा है द नीरज चोपड़ा स्टोरी। नीरज चोपड़ा की स्टोरी है जिसने हिस्ट्री लिखी है, ठीक है। हिस्ट्री लिखी है तो उन्होंने उनके काम के लिए लिखी है, तो उनकी बायोग्राफी तो होनी चाहिए, यानी कि उनकी ट्रेनिंग, उनका माइंडसेट, उनके चैलेंजेस, वो तो जरूर आएगा, तो ये तो सही है। लेकिन ये उनके फॉर्मर ओलंपिक कोच ने लिखी है, तो ये थोड़ा सा हमें डाउटफुल लग रहा है, और ये डाउटफुल ही हमें गलत कर देगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन वन इसका सिर्फ मतलब आंसर वन इसका सही होगा। ऑप्शन वन इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल इज करेक्ट। अब ये जो सवाल है, अगर आप सवाल की कीवर्ड को देख रहे हैं 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप, तो आपको ध्यान होगा ये हुआ कहाँ था, किस स्टेडियम में? कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और जब आपको ये पता है कि कलिंगा स्टेडियम में हुआ था, तो आपको ये भी पता होगा कि कलिंगा है कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ये गुवाहाटी असम हो गया, इम्फाल मणिपुर हो गया, अहमदाबाद गुजरात हो गया। ये तीनों गलत हो गए, तो आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ज्यादा हमें जरूरी भी नहीं होता जानना, लेकिन कुछ चीजें रिलेट करके हम इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रेसिपिएंट ऑफ द पद्मश्री इन 2025 इज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट इन द ट्रेडिशनल टांगलिया वीविंग फॉर्म ऑफ गुजरात। गुजरात लोकेशंस वाले क्वेश्चन जो है आपके बहुत मक्खन तरीके से होंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसके समझने की बात कर रहे हो, फिर आपको बताऊंगी एक बार में कैसे कर सकते थे आप इसको। आप अगर समझने की बात करो, तो ये जो श्याम बिहारी अग्रवाल जी हैं, ये जो है अग्रवाल सरनेम से रिलेटेड है। अब इनके सरनेम को पकड़ते हैं। ये जो अग्रवाल सरनेम होता है, ये ज्यादातर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसी से जुड़ के आप ये मान लो कि ये कौन है? सोशल वर्कर है, फिलंथ्रोपिस्ट है। इनका काम क्या है? सोशल वर्क है। और कहाँ से जुड़े हो सकते हैं? यूपी से जुड़े हो सकते हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। यूपी एमपी ज्यादा रिलेटेबल है। फिर बात कर रहे हैं फारूक अहमद मिर। तो ये जो मिर सरनेम होता है, ये ज्यादातर कश्मीर साइड में होता है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। गोकुल चंद दास, ये जो दास सरनेम होता है, ये होता है बंगाल, उड़ीसा या फिर असम के साइड का। ध्यान रखेंगे, श्याम बिहारी अग्रवाल कौन है? ये एक सोशल वर्कर है। फरूक अहमद मिर जो है, ये हमारे जम्मू कश्मीर से साइड के हैं। गोकुल चंद्र दास, ये हमारे असम के साइड के हैं, ठीक है, असम की साइड की। अब ये जो गुजरात है, आपने कभी सुना है कि गुजरात में लोगों को मोटा भाई बोला जाता है, बड़े भाई को? है ना? यहाँ पे नाम देखो एक बार, लज्जी भाई परमार। हो गया ना आंसर सही? कितना टाइम लगा बताओ? अगर मैं पहली बार में आपको इन तीनों के बिना बताए बता देती गुजरात आ रहा है, मोटा भाई बोलते हैं इसलिए लज्जी भाई लगा दो, हो जाता है ना।
हमें बिल्कुल आपको लग सकता है कि ये तो सिर्फ ट्रिक्स हैं, ये गलत भी हो सकती हैं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये तुक्का नहीं है कोई, ये एक साइंस है, ये एक स्ट्रैटेजी है। हमें हर चीज की जरूरत पड़ती है जीतने के लिए, हमें कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ती है, हमें स्ट्रैटेजी की भी जरूरत पड़ती है। ये स्ट्रैटेजीज बताई जा रही हैं आपको, आपको कंसेप्ट भी इसी चैनल पे मिलेंगे। सभी कंसेप्ट, सभी ट्रिक्स, सभी स्ट्रैटेजीज, सभी मेथड्स, जिस भी चीज की जरूरत आपको आपकी जीत में पड़ेगी, आपको आपके तैयारी में पड़ेगी, आपको आपके प्रिपरेशन में पड़ेगी, वो सब आपको मिलेगी टाइम सेवर एसएससी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ विंड इरोडेड लैंडफॉर्म्स इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट रीजन। अब इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, देखते हैं कौन से सही हैं कौन से नहीं। पहला दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ मशरूम शेप्ड विद अ स्लेंडर बेस एंड ब्रॉड अपर कैप। इसका मतलब क्या है, पहले सवाल का मतलब जान लो। सवाल कह रहा है आपसे कि जो रेगिस्तान है, डेजर्ट रीजन है, उसमें जो विंड इरोजन होता है यानी कि हवा का कटाव होता है, उससे बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनके फीचर्स बताइए। ठीक है, पहली लाइन मशरूम शेप्ड रॉक्स, यानी कि ऐसी चट्टान जिसका बेस जो है वो नीचे से पतला है, ऊपर की जो छत है, जो कैप है, वो चौड़ी है। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ फ्लैट टॉप्ड रेजिडुअल हिल्स रिसेंबलिंग टेबल सरफेसेस, यानी कि टेबल फ्लैट टॉप्ड रेजिडुअल हिल्स ऊपर से टेबल की तरह है, फ्लैट है। ठीक है, तीसरा है इमर्जेंस ऑफ रॉक रेमनेंट्स स्टैंडिंग एज आइसोलेटेड पेडेस्टल्स, यानी कि अकेले खड़े हुए पत्थर की तरह, पत्थर के पिलर की तरह खड़ा हुआ है बस। आप एक बात बताओ, जब भी रेगिस्तान में हवा चलती है तो हवा अपने साथ मिट्टी भी लेके उड़ती है, सैंड पार्टिकल्स भी लेके उड़ती है, जो कि जमीन से 1-2 मीटर ऊंचाई पे उड़ते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। तो वो जब हवा चलती है तो हवा के साथ साथ मिट्टी के द्वारा वो कटती हुई चली जाती है। ठीक है, चट्टाने कटती हुई जाती हैं। चट्टाने कटने की वजह से क्या होता है, नीचे का जो बेस होता है वो पतला हो जाता है, ऊपर जो छत होती है उसकी वो चौड़ी हो जाती है। पहला वाला सही है, मशरूम शेप। दूसरा कह रहा है ऊपर से फ्लैट हो जाता है, क्योंकि ऊपर तो नहीं चल रही, ऊपर से फ्लैट है और नीचे से हट गया है, तो हम क्या मानेंगे, ऊपर से वो फ्लैट सरफेस हो जाता है, फ्लैट टॉप सरफेस। ये बात भी सही है। तीसरा क्या है, अब चारों ओर से अगर हवा चल रही है, चारों ओर से मिट्टी कट रही है, तो क्या होगा, वो बीच में एक पिलर की तरह खड़ा हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो ये तीनों ही बातें विंड इरोडेड लैंडफॉर्म्स के लिए सही हैं। कहाँ के, लेकिन डेजर्ट रीजन के। ठीक है, ऑप्शन 1 to 3 इज करेक्ट। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मोस्टली तीनों ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें आपको देखना पड़ती हैं कुछ चीजें। सवाल हमेशा हर कंडीशन में सही नहीं होती, उसके लिए कुछ ट्रिक्स जो होती हैं, स्ट्रेटजीज जो होती हैं। आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले रीजन में देखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखना है, कोई स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है तो वो गलत हो जाएगी। सही है? तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से पढ़ के ही समझ में आएगा। जब आप ऐसे धीरे धीरे एनालिसिस करते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे, तो आपको देखने का नजरिया पता चलेगा, सवालों को हम किस और तरीके से देख सकते हैं वो पता चलेगा, और नजरिया ही आपको पेपर में अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन डिड इंडिया सक्सेसफुली कंप्लीट द स्पेडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन। इस सवाल में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इसरो ने अपने स्पेडएक्स मिशन के अंडर सक्सेसफुली स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन कब कंप्लीट किया। अब आपको अगर पता है तो इसरो का ये जो मिशन था, ये हुआ कब था लॉन्च। ये हुआ था 30 दिसंबर 2024 को, जो एग्जामिनर ने थोड़ी सी चालाकी करके एक ऑप्शन में आपको एज इट इज डेट दे दी। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये भी जान लो। यहाँ पे कीवर्ड में लिखा हुआ है डॉकिंग ऑपरेशन। डॉकिंग का मतलब होता है जुड़ना। स्पेस में दो अलग अलग सैटेलाइट्स, चेजर और टारगेट को आपस में जुड़ने में यानी कि डॉकिंग करने में कुछ दिनों का समय लगता है। ठीक है, इसलिए उसके बाद वाली डेट्स होंगी, जिस दिन लॉन्च हो उस दिन तो नहीं हो सकता। तो इसके बाद वाली डेट्स भी बहुत चालाकी से बहुत क्लोज क्लोज दी गई हैं। फिर भी एग्जामिनर ने सेंसिबल बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखा है। एग्जामिनर ने डेट्स क्या दी हैं, 1 जनवरी न्यू ईयर, नॉट पॉसिबल। 26 जनवरी नहीं लगता। एक ही डेट बची है आपको, 16 जनवरी 2025, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच रिवर वैली इज एसोसिएटेड विद कोल डिपॉजिट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। यहाँ पे एक बात समझेंगे आप, कि जो कीवर्ड है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, इसी को बोला जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का कुछ रीजन को बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। आप एक बात बताओ, ताप्ती वैली कहाँ पे है, ताप्ती वैली यानी कि ताप्ती रिवर
ताप्ती रिवर कहाँ फ्लो करती है? वेस्टर्न साइड पे, एमपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तो ये तो नहीं हो सकती। फिर गंगा वैली, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है, इसका उधर की साइड पे कोई मतलब नहीं है। फिर तीसरी बात करो ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र वैली की आप बात कर रहे हो तो आपको लग सकता है कि ये ऑप्शन है, लेकिन आप एक बात बताइए, ये असम में बहती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिर्फ, ठीक है, असम अरुणाचल में, उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन छोटा नागपुर जो पठार है, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, उसका पार्ट नहीं बनती। कौन नहीं बनती? ब्रह्मपुत्र वैली। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दामोदर वैली, ठीक है। दामोदर वैली, इसी को रोर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। भारत का सबसे बड़ा गोंडवाना कोल फील्ड है ये, ठीक है, जहाँ पे अगर इसकी माइंस की बात करें तो होंगी आपकी झारिया, रानीगंज, बोकारो, जो आप पढ़ेंगे मिनरल्स वाले चैप्टर में, जो कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ेंगे। इसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगा के ठीक कर सकते हैं इसको। इसने बोला नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, आपने बोला छोटा नागपुर प्लेट्यू होता है। ताप्ती का छोटा नागपुर से कोई रिलेशन नहीं है, गंगा का कोई रिलेशन नहीं है, ब्रह्मपुत्र उसका पार्ट नहीं है, बचा दामोदर, वही इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, द पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाय अ रिजोल्यूशन इन द डैश। आप एक बात बताइए, ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं तो जो भी ऑल इंडिया सर्विस की जो पोस्ट होती हैं वो कहाँ सर्व करती हैं अपनी ड्यूटी? राज्य में करती हैं, यानी कि स्टेट में करती हैं, तो स्टेट ज्यादा उत्तरदायित्व, ठीक है, यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, स्टेट ज्यादा उसमें पावरफुली। लोकसभा जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव होती है लोगों की, जनरल लोगों की, तो ये नहीं क्रिएट करवा सकती। यानी कि सवाल सीधा पूछ रहा है आपसे, पार्लियामेंट किसके रेजोल्यूशन पास करने के बाद नई ऑल इंडिया सर्विस को क्या कर सकता है? बना सकता है। तो लोकसभा की रिकमेंडेशन के बाद तो नहीं बना सकता, क्योंकि जब पावर में राज्यसभा है तो राज्यसभा की रिकमेंडेशन पे ही बनाएगा। इसलिए राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट को। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 312 जो आर्टिकल है उसमें राज्यसभा को स्पेशल पावर दी गई है कि वो 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करे, तभी पार्लियामेंट में नई ऑल इंडिया सर्विस बनाई जा सकती है। क्योंकि आगे जाके जो ऑल इंडिया सर्विस है वो सर्व कहाँ करेगी ड्यूटी? वो राज्य में करेगी, इसलिए राज्यसभा को ज्यादा पावर दी गई। स्टेट असेंबलीज की बात करें तो स्टेट असेंबलीज जो है वो नहीं कर सकती है, स्टेट असेंबलीज आपस में मिलकर सांसद के लिए रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी काउंसिल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो इधर, विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS मैंडेट्स वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। अब मैं आपको दो चार ग्रुप्स याद करा देती हूँ, दो चार क्या, एक ही आप याद कर लो अभी। आपको सिर्फ एक ग्रुप याद करना है अभी, जो कि है 91 से 105 तक का, यानी कि 91 से 91 से 105 तक का जो ग्रुप है, ठीक है, किसका? BNS सेक्शंस का, CRPC का, ठीक है, वो किसका है? प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स सर्च एंड सीजर, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स सर्च एंड सीजर। इसके लिए किसकी बात करते हैं हम? CRPC 91 से 105 तक की। सर्च या सीजर की बात इसी रेंज के अंदर होती है। इस रेंज के अंदर के ऑप्शन देखो, 50, 62, 105 और 176, कौन सा है? 105 सही हो गया आपका। लेकिन अगर समन्स की बात करें, बुलाने की बात करें, ठीक है, कोर्ट या पुलिस की बुलावे की बात करें, नोटिस की बात करें, तो उसका भी एक रेंज याद करेंगे आप। इसकी रेंज है 61 से 71 तक, ठीक है। 61 से 71 तक की जो रेंज है CRPC की, वो होगी समन्स के लिए। लेकिन अगर आपसे बोल रहे हैं सीजर की या सर्च के लिए, तो वो किसकी होगी? 91 से 105 तक की, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। जब भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप उसको बिकॉज लगा के पढ़ोगे हमेशा, ठीक है। इंडिया इज एक्टिवली डेवलपिंग अ थर्ड लॉन्च पैड एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर, यानी कि इंडिया सतीश धवन स्पेस सेंटर पर एक्टिव तरीके से अपना थर्ड लॉन्च पैड लॉन्च कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक। क्योंकि द थर्ड लॉन्च पैड is specially designed to significantly boost India's space launch frequency and accommodate larger next generation launch vehicles like NGLV। थर्ड लॉन्च पैड को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि लॉन्चेस की फ्रीक्वेंसी बढ़े और NGLV यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जैसे बड़े और आगे आने वाले रॉकेट्स को हैंडल किया जा सके, अकोमोडेट किया जा सके। तो अगर हमने इसको वाई लगा के पढ़ा, बिकॉज लगा के पढ़ा, क्योंकि लगा के पढ़ा, तो ये तो सूटेबल है, इसीलिए ये सही है आपका। बोथ A are true, both A and R
आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द पासेज ऑफ मनी बिल इन इंडिया। मनी बिल की बात कर रहे हैं, आपको मनी बिल सुनते ही दो आर्टिकल जरूर याद आने चाहिए, 109 एंड 110। 110 क्या है? मनी बिल। मनी बिल का आर्टिकल क्या है? 110। लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पास होगा, ये कौन कहता है? 109 कहता है, यानी कि इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, सिर्फ इंट्रोड्यूस किस में होगा? मनी बिल लोकसभा में। ये बात कौन कह रहा है? 109। हमने याद कैसे किया था? नो, राज्यसभा अपनी टांग नहीं अड़ाएगी मनी बिल में, सिर्फ लोकसभा उसे इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? 109 में इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल की, जो कि सिर्फ लोकसभा में होता है, 110 में मनी बिल की। अब आप देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है सीक्वेंस बैठाना है आपको। सीक्वेंस किस चीज का बैठाना है आपको? कि कैसे कैसे बिल पास किया जाता है। ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं। जब तक पहले ऑप्शन में दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन लोकसभा, दूसरे में दे रखा है पासेज इन लोकसभा। जब तक कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं होगी वो पास कैसे हो सकती है? इसलिए ए पहले आएगा, बी उसके तुरंत बाद आना चाहिए। बी उल्टा आ गया, गलत हो गया, बी उल्टा आ गया, गलत हो गया। ए, फिर सी, फिर बी। पहले इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर वापस लोकसभा में पास होगा। ये तो बेतुकी बात है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। यानी कि अगर हम सेंस की बात करें, सीक्वेंस की बात करें, तो कोई भी बिल जब आता है मनी बिल, तो वो इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, फिर लोकसभा में पास किया जाएगा वोटिंग से, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट की मंजूरी लेने जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड डाक कर्मयोगी। देखिए, जब भी ऐसे कोई डिपार्टमेंट का नाम दिया जाता है या फिर कोई पोस्ट दी जाती है, फिर आपको उसके शॉर्ट फॉर्म्स में से ढूंढना होता है, तो बहुत इजी होते हैं ये सवाल। क्यों होते हैं ये इजी? जब भी आपको ऐसे कोई नाम दिया जाए हिंदी या इंग्लिश में, तो आप क्या करो, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको पकड़ लो। अगर हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में करके पकड़ लेना, हिंदी में है तो हिंदी में देख लो। अब इसमें डाक दे रखा है, ठीक है, डी से डाक हो गया, और डाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस, पी से। इसकी जब आप ऑप्शंस की बात करोगे, तो जब फ्रंट में जो सबसे पहली लेटर होता है, वो कभी भी आपका पोस्ट नहीं होती, डिपार्टमेंट होता है वो। ठीक है, एम से बात करोगे मिनिस्ट्री होगी, डी से डिपार्टमेंट होगा, टी से डिपार्टमेंट, एम से मिनिस्ट्री। अब इसके लास्ट वाले लेटर्स को देखो, सी और ए सिविल एविएशन, एफ से फिशरीज, पी से पोस्ट, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात कौन करता है? डाक कर्मी होगी। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात कौन करता है? डाक कर्मी होगी। HUA, ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट क्या? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि इनकी शॉर्ट फॉर्म्स ढूंढना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत इजीली हो जाते हैं, तो आप डरेंगे नहीं अगली बार से। अगला सवाल भी बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टेप 1 फॉलो करना है आपको। द फोक डांस डोलू कुनीता, डोलू कुनीता मैंने आपको 1000 बार पढ़ाया है, कहाँ का है? कर्नाटका का है। ठीक है, अगर आपको फिर भी डांसेस में, फेस्टिवल्स में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आपको ज्यादातर सवाल नहीं देखने को मिलते, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं कि आपको डांसेस चाहिए या फेस्टिवल्स चाहिए, तो हम अगली वीडियो उसके रेफरेंस में बनाएंगे। ठीक है, ताकि वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, which of the following is a key priority for enhancing energy system flexibility and integrating renewables? सवाल बोल रहा है 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के अनुसार एनर्जी सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने और रिन्यूएबल एनर्जी को सही से इंटीग्रेट करने के लिए कौन सी प्रायोरिटी ली गई है। ठीक है, अब आप बताइए, इसके ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस ने ना स्पेसिफिक कर दिया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा इजीली बहुत। ऑप्शन 1 इसने फॉसिल फ्यूल की बात कर दी, 2 में कोल फायर्ड की बात कर दी, फोर्थ में ऑयल इंपोर्ट्स की बात कर दी, तो ये तो स्पेसिफिक कर दिया ना, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 3 देखिए, मॉडर्नाइजिंग डिजिटलाइजिंग पावर ग्रिड्स एंड स्टोरेज सिस्टम। अब इसमें क्या कह रहा है ये? एक तरीके से ये बात कर रहा है आपकी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? सोलर और विंड से हर वक्त सेम बिजली नहीं बन सकती, ये बात सभी को पता है। तो जो पावर ग्रिड्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाए, डिजिटलाइज किया जाए, ताकि और स्टोरेज सिस्टम को और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए, ताकि धूप और हवा ना भी हो तब भी बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्नाइजिंग एंड डिजिटलाइजिंग पावर ग्रिड्स एंड स्टोरेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2024? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसका मेन मुख्य कारण है, मतलब मेन उद्देश्य क्या है? ग्रीनरी बढ़ाना। ठीक है, अब अगर ऑप्शंस की बात करो तो पहले बोल रहा है प्रोमोट फॉसिल फ्यूल्स।
फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ावा देना, ये तो एनवायरमेंट के अगेंस्ट जाने वाली बात है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ये क्या हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। दूसरे ऑप्शन की बात करो, सपोर्ट मोनोकल्चर फार्मिंग, ये भी गलत है। मोनोकल्चर का मतलब है सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाना। इससे क्या होगा, मोनोकल्चर से बायोडाइवर्सिटी और मिट्टी दोनों ही खराब हो जाती हैं, ठीक। ऑप्शन 4 देखो, इंक्रीज माइनिंग लीसेस, माइनिंग करने से तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, एनवायरमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट चले गए आप, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, एनकरेज इको रिस्टोरेशन थ्रू क्रेडिट इंसेंटिव, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें नए पेड़ लगा रहे हैं, नए जंगल में और ज्यादा हरी भरी कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसके बदले में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, क्रेडिट्स मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया इज आर करेक्ट। इसमें ऑप्शन करेक्ट आंसर पहले से मार्क्ड है, बट फिर भी इसको समझ लेते हैं हम। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर्स। अगर आप थोड़ा सा भी गांव से जुड़े हुए हैं, आपने किसी को सुना है खेती करते हुए हैं, खेती की बात करते हुए, तो आपको पता होगा, वो जब बात करते हैं खेती की, फर्टिलाइजर्स की, तो वो नाम लेते हैं यूरिया का, ना कि पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर्स का, सही। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए को मान लेंगे गलत, क्योंकि ऑप्शन ए बात कर रहा है सेल्फ सफिशिएंसी की, जबकि पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर्स में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर को, पोटैश बेस्ड जो फर्टिलाइजर होते हैं। हमारे लिए सबसे मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस फर्टिलाइजर कौन सा है, यूरिया है, जिसको हम ज्यादातर कंज्यूम करते हैं, ठीक, खेतों में या प्रोडक्शन में। फिर है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्रीज आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिनको नहीं पता वो जान लीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने मेनली किया था प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हमारे फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, सरप्लस लाने के लिए, गेहूं और चावल के लिए हुआ था मेनली है, ठीक है। उसी से हमने ठीक तरीके से खेती करना सीखा, सही फर्टिलाइजर्स का यूज किया, सही सीड्स का यूज किया, ताकि हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकें। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ही हमने अच्छे तरीके से प्रोडक्शन को करना शुरू किया, ठीक है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो ये भी सही है, सेकंड और थर्ड सही हो गए। अब फोर्थ में ये बोल रहा है गुजरात एंड केरला आर माइनर कंट्रीब्यूटर्स टू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, जबकि गुजरात जो है 1/4 प्रोडक्शन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो है वो 1/4 गुजरात में ही होता है अकेला। अगर आपको ये नहीं भी पता था, फिर भी ये बात जान लीजिए कि जब वो किसी चीज को स्पेसिफिक कर दे, तो वो चांसेस हो जाते हैं कि वो ज्यादातर गलत होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 एंड 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कार्बन मार्केट्स इन इंडिया। कार्बन क्रेडिट्स कैन बी जनरेटेड बाय एफॉरेस्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्यों, पेड़ लगाने से, यानी कि एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, पेड़ लगाना, पेड़ लगाने से CO2 एब्जॉर्ब होता है, रिन्यूएबल एनर्जी से पॉल्यूशन कम होता है, तो दोनों तरीकों से कार्बन क्रेडिट्स अर्न कर रहे हैं, जनरेट किए जा रहे हैं, और दोनों ही सही है, तो ये पॉजिटिव है, सही हो गया। ऑप्शन 2 कह रहे हैं इंडिया हैज लॉन्च्ड द डोमेस्टिक वॉलंटरी कार्बन मार्केट, ये भी सही है, भारत ने CCT, आपने सुना होगा, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स, ये लॉन्च किए हैं प्रोग्राम। अभी पीछे हमने एक सवाल देखा, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये भी इसी के तहत है, तो इन सब के लिए उसने काम किया, तो काम तो हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, सही है। तीसरे में इसने बोल दिया कार्बन मार्केट्स आर मॉनिटर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कार्बन मार्केट इनकम टैक्स के अंदर क्यों आएगी, कार्बन मार्केट तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री संभालेगी, तो ये ऑप्शन आप, ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी गलत, ठीक है। ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, what does the offering of green melons by girls during the Java festival symbolizes in Jharkhand tribal tradition? अब देखिए, इसमें कीवर्ड उठाओ, गर्ल्स की बात कर रहा है, विमेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जब हम किसी फेस्टिवल की बात करते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं किसी जेंडर के लिए पर्टिकुलर, तो वो किसी चीज की अच्छे के लिए कर रहे होते हैं। जैसे करवा चौथ मनाया जाता है पतियों के लिए, अहोई अष्टमी मनाई जाती है बच्चों के लिए, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो किसी न किसी पर्पज से होते हैं, ठीक। वैसे ही यहाँ पे गर्ल्स की स्पेसिफिक कर दिया, वेल्थ और लॉन्ग लाइफ, खुद की उम्र के लिए व्रत रखते हुए, फेस्टिवल मनाते हुए किसी को आपने देखा है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल काइंड है, तो इसको हटा दो। गर्ल्स स्पेसिफिक कर दिया और बोल रहा है खेती से जुड़ी चीजों को, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। तीसरा बोल रहा है सन एंड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है संतान प्राप्ति के लिए, बेटे के लिए, संतान प्राप्ति के लिए,
बिल्कुल सही बात है। गर्ल्स क्या है, वो कर सकती हैं किसके लिए, फर्टिलिटी के लिए और बेटे की प्राप्ति के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकती हैं। मैरिज एंड डिवोशन भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत आंसर हो जाएगा। और अगर मैरिज एंड डिवोशन है तो ये तो वो शिवरात्रि होना चाहिए था, है ना। अभी इस टाइम पे बोलते हैं ना कि लड़कियां सोमवार के, सावन के सोमवार के व्रत रखती हैं अच्छे पति के लिए, शादी के लिए। वैसे तो शिव जी के लिए रखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ऐसे मान्यता है। तो ये उसका जवाब हो जाएगा एक तरीके से।